हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम जो बात करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के द्वारा कराया गया था, जो कि 2022 का जो सेशन है उसका पेपर है। और पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी जो पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले ही हमने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का एजुकेशन टेक्नोलॉजी पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो को भी देखें, तो आपके दो पेपर हो जाएंगे सॉल्व एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 402 बी के। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपके सामने पेपर आ गया है, ये आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप का हो चुका है। तो आगरा यूनिवर्सिटी का पहला, इसमें 100 क्वेश्चन है आपके, और राजा का हो चुका है, राजा महेंद्र प्रताप का, उसमें जो है 75 क्वेश्चन थे। तो आपके 175 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर होने वाली है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन पूछा है, मल्टीमीडिया मुख्य रूप से एक है, क्या है मल्टीमीडिया? तो मल्टीमीडिया आपको पता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है हमारा मल्टीमीडिया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल लैब एक उदाहरण है जो ई कंटेंट डैश डैश करके दिया है। तो वर्चुअल लैब किसका उदाहरण है? तो वर्चुअल लैब में क्या होता है, जो भी आभासी है, यानी कि हम जो ऑनलाइन जो क्लासेस करते हैं, जो वर्चुअल लैब यानी कि ऑनलाइन हम लैब करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें एक रियल सिचुएशन जैसी हमें फीलिंग लेके आता है, जैसे कि हम रियल कर रहे हों। तो उसको जो है सिमुलेशन कहा जाता है। ये अभी पीछे भी पूछा गया था राजा महेंद्र प्रताप में, लेकिन उसने ये पूछा गया कि रियल कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा ऑप्शन उदाहरण देके पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, डैश उदाहरण है जो एम्बे असेंबल ई कंटेंट है, असेंबल्ड ई कंटेंट का उदाहरण। तो याद रखेंगे, असेंबल ई कंटेंट जो उदाहरण है ई जर्नल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कितने प्रकार के ई कंटेंट है? तो कितने प्रकार के ई कंटेंट है, याद रखेंगे 2 प्रकार के ई कंटेंट होते हैं। फिर जो मल्टीमीडिया वाला अभी देखा ही था हमने, ये टेक्नोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य नहीं है। तो पता है, ब्लूम ने आपने 3 दिए थे, एक कॉग्निटिव दिया था, अफेक्टिव, साइकोमोटर यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 तो दिया ही उन्होंने, लेकिन ये प्रेरणात्मक ये दिया ही नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। फिर पूछा इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर क्या होता है आपको पता है, जो हम जिस पे सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया है, नहीं, क्रोम हो गया, ये सब हमारे जो है जिस पे हम सर्चिंग करते हैं, तो वो वेब ब्राउजर हैं। आप देखिए यहाँ पर फेसबुक कोई सर्च थोड़ी करते हैं, फेसबुक तो आप देखिए वीडियो वगैरह आप देखते हैं, रील वगैरह देखते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। फिर पूछा गया, फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का क्या कहलाता है? जो फिजिकल पार्ट होता है वो हम हार्डवेयर बोलते हैं उसको, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते तो वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिकल पार्ट पूछा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेब पेज एड्रेस के लिए क्या नाम है? वेब पेज को यूआरएल बोला जाता है, यूआरएल। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मोबाइल ऐप जो वेबसाइट जहां से तुम फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करते हो वो क्या है? तो आप देखेंगे, जब आप इसका ऐप भी आता है, ई पाठशाला, आप ऐप डाउनलोड करेंगे जो है प्ले स्टोर से, तो आप जो यहाँ से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की। फिर पूछा गया, एक ग्रीक शब्द टेक्नो के आया है जिसका अर्थ कला और शिल्प है। तो जो शब्द है ग्रीक शब्द है टेक्नी, ठीक है, टेक्नी, तो ये किससे आया है? टेक्नी, तो टेक्नोलॉजी से ही बना है, तो ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो अगर शिक्षा में बढ़ाना चाहते हैं तो आईसीटी, आपने पढ़ा भी है, बीएड में आईसीटी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, कक्षा संचार को डैश के साथ शुरू करना बेहतर होगा। तो किसके साथ? लिसनिंग, सुनने के आदत के साथ, एनेक्डोट्स, एनेक्डोट, तो आपने पढ़ा होगा एनेक्डोट रोबोट, तो ये आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? विच इज नॉट कम अंडर द बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस के अंदर नहीं आता, ठीक है, व्यवहार विज्ञान के हिसाब का। तो कौन सा? मनोविज्ञान भी बिहेवियरल साइंस है, समाज विज्ञान में लेन देन संबंधी विश्लेषण ये भी है, लेकिन ये जो भूमंडलीयकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये कैसे आ जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया एमएड फोर्थ सेमेस्टर का, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप जरूर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है इन पेपरों से, और एग्जैक्ट आंसर की है, इसमें कोई आपको कोई डाउट होना ही नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा, संचार विकास के लिए इनमें से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन ग्रोथ, अगर कम्युनिकेशन ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो किसकी जरूरत नहीं है? नकारात्मक आकर की जरूरत थोड़ी है,
अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा करना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव अगर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ये तो हमारे लिए और बेकार करेगा, तो सीधा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सकारात्मक कक्षा संचार की ओर ले जाता है, कौन ले जाता है? क्या दबाव ले जाता है? दबाव कैसे सक्रिय से ले जाएगा? दबाव तो और कम कर देगा हमारे से। जमा करना, अधीन स्वीकार करना, सबमिशन, सबमिशन का क्या रिलेशन है इससे? आमना सामना, परसुएशन, ये होगा प्रोत्साहन, आपको प्रोत्साहन किया जाएगा तभी तो आप आगे जाएंगे, तो पॉजिटिव चलेंगे। फिर पूछा इनमें से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो दूरदर्शन पे जो चैनल आता है ज्ञान दर्शन आता है, ठीक है। अब तो बंद ही है लगभग, पहले तो दूरदर्शन ही देखा जाता था, अब तो जब से ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है तब से तो बंद ही पड़ा है, नए नए चैनल हैं अब तो ज्ञान दर्शन अभी भी चलता है दूरदर्शन का। ऑडियो विजुअल सहायता कक्षा में विद्यार्थियों की मदद करती है। तो ऑडियो विजुअल क्या है? जिसमें आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, यानी कि एक तरह से वीडियो, जैसे मेरी वीडियो चल रही है तो आपको सुनाई भी दे रहा है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। तो क्या है, जो धीमी गति से सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे थे, उनको सिखा रही है वो, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल सभी के लिए, लेकिन धीमी गति से जो सीख रहे हैं वो देखेंगे सुनेंगे तो उनको जल्दी सीखेंगे वो, तो सी 17 का ए हो जाएगा। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश सिद्धांत का आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये याद रखना है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, तो ये याद रखना ऑपरेंट कंडीशन, यानी कि स्किनर वाली, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? योगदान यही होगा कि हम जो है सीख जाएं, कैसे भी हम उसको इजी बना दें। तो देखिए कौन सा है, शिक्षण तक पहुंच नहीं, कारोबार तक आसान नहीं, ये रहा देखो डी ऑप्शन, सीखने तक आसान पहुंच, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा ब्लूम के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा स्तर रटकर सीखने को प्राप्त करता है? अब देखो रटकर, अभी पिछली बार भी ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया राजा महेंद्र प्रताप में, आप उसमें भी देखिएगा, तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। तो मेमोराइजेशन, मेमोराइज करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब जो है स्मरण रखना, ये सब हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखिए। फिर पूछा सहयोगात्मक शिक्षण की किस पद्धति के मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुनने के कौशल का विकास करते हैं? तो कौन से हैं जो छात्रों के सुनने का विकास कर रहे हैं? क्या आवाजों को घेरा? क्या समस्या को सुलझाना? नहीं। फिश बॉल रणनीति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फिश बॉल, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा निर्देशात्मक प्रभाव रोल प्लेट मॉडल के अंतर्गत नहीं आता? रोल प्ले मेथड या मॉडल के नहीं आता, नहीं पूछा गया, तो याद रखना नहीं वाले भी इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको नहीं, आप देखते नहीं है, जल्दी जल्दी में टिक लगा दे, अरे पहले ही सही आ रहा है, ठीक है। तो सारा ऑप्शन बिल्कुल सही पढ़ना है। पारस्परिक समस्याओं को हल करने की रणनीति बिल्कुल सही है, जो आपकी जो सॉल्विंग इंटरप्रेशन, ये भी ठीक है। राय व्यक्त करने में सुविधा, ये भी सही है, रोल प्ले कर रहे हो तो अपनी राय तो व्यक्त करोगे ही। सामाजिक समस्याओं मूल्यों के बारे में तथ्य है, ठीक है, इसके बारे में आप जानोगे। फिर अगला पूछा है सामाजिक संवाद में योग्यता, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। फिर पूछा कौन सा मॉडल छात्रों को व्याख्यान, रीडिंग्स और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए एक संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो आप पढ़ेंगे आसुबेल का एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल, तो ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्ययन का वह क्षेत्र जो वयस्क शिक्षार्थियों के लिए रणनीतियों के रूप में भूमिका निभाना, अनुकरण करना, आत्मसात करना, ये सब चीज किसके अंतर्गत आएगा? क्या पेडागोजी आएगा, एंथ्रोगोजी आएगा? द फील्ड ऑफ द रोल प्ले, सिमुलेशन एंड सेल्फ एवल्यूशन, ये सब आता है एंड्रोगोजी के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल अभी बताया था हमने, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल आसुबोल ने दिया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात हुई थी इसकी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को बनाती है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या बनाएगी हमारी टीचिंग प्रोसेस को, कैसी बनाएगी? मतलब आप कह सकते हैं स्टूडेंट सेंटर बनाएगी, स्टूडेंट को लर्नर भी कहा जाता है, या सीख रहे हैं जो उसको लर्नर, स्टूडेंट भी सीख रहा है, लर्नर भी सीख रहा है, तो लर्नर सेंटर बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सीख पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी होगी तो अपने हिसाब से वो सीख पाएंगे, लचीलापन भी आएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोधात्मक स्तर के शिक्षण में सम्मिलित होता है। तो पूछा है द टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्लूड, तो टीचिंग लेवल जरूर पढ़िएगा, 3 है आपके अभी। तो नॉन टर्म जानना है, तो हमारा होगा संकल्पों की व्याख्या करना, यानी कि इनके बारे में हमें कंसेप्ट जो है इसकी व्याख्या करें हम, क्या है कंसेप्ट। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में दूसरी श्रेणी में आता है। तो ब्लूम में पहला जो आता है वो क्या आता है? नॉलेज। नॉलेज के बाद आपका आता है कंप्रेंशन, फिर एप्लीकेशन, ऐसे करके 6 होते हैं हमारे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला पूछा गया है। फिर पारंपरिक ऑफलाइन शिक्षण के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, तो ट्रेडिशनल में क्या है कि आपका जो फिजिकल है
जो हमारे सामने है हम उसमें करें, ये पुरानी वाली बात हो जाए, ट्रेडिशनल। तो पहले यही चलता था, अब तो ऑनलाइन आ गया, हमारे सामने नहीं है तब भी हम उसको कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन यही है। मनोविज्ञान की व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक क्या है? शिक्षक क्या है ये आपको बताना है। क्या एक सुविधा करता है, या फिर सीखने के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है, या फिर कक्षा में एक नेता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता। जैसे अनुकूल होगा सीखने के, उसके द्वारा जो है उसको उसको वो सुविधा प्रदान करेगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर शिक्षा कौशल प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अगर आप जो है एक्विजिशन ऑफ टीचिंग स्किल करना चाह रहे हैं तो कौन सी विधि? तो माइक्रो टीचिंग आपने करी है बीएड के अंदर। तो माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती थी? आप जो है अपने टीचिंग स्किल सीखें, सुधारें, वहाँ इसके लिए तो सिखाई जाती थी आपको कैसे पढ़ाना है स्कूल में जाकर। ठीक है। फिर पूछा गया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रमुख सिद्धांत। तो याद रखेंगे ब्रूनर हैं इसके कंसेप्ट। तो देखिए इंग्लिश में ही बिल्कुल पूछा गया, तो इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखें। ठीक। फिर पूछा पाठ्य योजना के हार्वर्ड ट्रेन चरण में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो देखो यहाँ पर ही दिखा हार्वर्ड ट्रेन, तो हार्वर्ड सिंपल सा ऑप्शन से ही दिख जाएगा। सीखने का निगम में से कौन सा उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता? अब देखो आईसीटी कौन पर, कैलकुलेशन पे आईसीटी आ गया है आपका, स्लाइड शो भी हो जाएगा, ये भी। प्रयोगशाला में आईसीटी का कोई नहीं है, आप जाइए करिए फिजिकल लैब। ठीक है। इनमें से दृश्य श्रव्य उपकरण का, दृश्य श्रव्य देखने लायक और श्रव्य सुनने लायक उपकरण का प्रयोग शामिल है, जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर पहलू के रूप में जाना जाता है। तो क्या है? टेक्नोलॉजी एक तो ऑफ होता है, एजुकेशन इन होता है, तो इन वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। एनएमआई आईसीटी का अर्थ क्या है? अब देखिए एनएमआई आईसीटी का अर्थ जो है, अगर इसके ऑप्शन में देखा जाए तो कोई है ही नहीं है। नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, ये नहीं है इसमें, नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई नहीं दे रखा, गलत दे रखे सारे। डैश एक डिजिटल लाइब्रेरी है। अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी पूछा जा रहा है, तो याद रहेंगे एलओआर जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी है। फिर है CIET का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया आपसे बताइए कि कौन सा पोर्टल वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में एक परिचित है? तो दीक्षा पोर्टल है जो कि वन नेशन वन इसकी बात करता है। जिनमें से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? कौन सी सर्वोत्तम विधि है? लेक्चर मेथड तो है ही नहीं है, डिस्कशन डेमोस्ट्रेशन, हम डेमोस्ट्रेट करें एक दूसरे से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं टेक्नोलॉजी के, क्या है मेन? क्या ओरिएंटेशन है, या फिर एकीकृत है, या सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना, उसको फैसिलिटेट प्रोवाइड कराना? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी व्यवस्था एक प्रभावपूर्वक और दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है? तो मूक आती है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो ओपन डिस्टेंस, तो इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है मूक की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंस को इनमें से एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो संसार का क्या है? क्या है? विजुअल वन वे तो होगा नहीं, वीडियो कॉल में आपकी ऑडिंग 2 वे होगा, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। आप भी मतलब एक तरह से वॉइस भी है आपकी और ऑडियो पे, बॉडी विजुअल एक तरफा, बॉडी विजुअल 2 तरफा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीटी क्या है? आईसीटी क्या है ये पूछा गया है। स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है आईसीटी की, क्योंकि आई फॉर इंफॉर्मेशन है ही आपकी, सूचना भी है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की, इसकी प्रोसेस क्या है, और इसकी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन क्या है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दीक्षा किसको संदर्भित करता है? अभी पढ़ के आए हैं हम दीक्षा के बारे में, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म की बात करता है। तो ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है, ये जो है डिजिटल है, हम यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? क्या है? अट्रैक्टिव, छात्रों को आकर्षित करना, शिक्षण को आकर्षित करना, सीखने के परिणामों, जो हमारे परिणाम आ रहे हैं उनको अनुकूलित करना, यानी कि प्रमोट टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? नहीं पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैं सारे पढ़ूंगा। यह वैज्ञानिक ज्ञान को अनुप्रयोग, ठीक है, विज्ञान तो जोड़ ही रहे हम लोग। यह शिक्षण प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ बनाने में मदद करता है, ठीक है। यह पर्यावरण को नियंत्रित करके सीखने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, सीखने को प्रोत्साहित। यह शिक्षा प्रक्रिया को नीरस बनाता है। नीरस, देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया नीरस। नीरस का मतलब होता है इट मेक द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनस, मतलब आप जो नीरस आ रहा है, उबास आ रहा है, आप पढ़ नहीं चाह रहे, ये ऐसा थोड़ी होता, वो तो और इंटरेस्ट बनाता है। तो डी ऑप्शन नहीं पूछा गया था। आईसीटी के कारण शिक्षा में आदर्श बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? क्या हो सकता है सबसे अच्छा उदाहरण? पहला, प्राथमिक स्तर के लिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना।
जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर ऑनलाइन कर दीजिए। शिक्षा में पारंपरिक तरीके का समान उपयोग, जो पुराने चले आ रहे हैं उसका उपयोग करें। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदला, ये है। जो टीचर सेंटर था उसको लर्नर सेंटर बना दीजिए, स्टूडेंट टीचर बना दीजिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन। बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें, बच्चे डरे नहीं, बच्चे और क्वेश्चन पूछें, है नहीं, उसका आप जवाब दीजिए। ये होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें करना, जैसा बच्चा उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कई अन्य तरीकों से तुलना में लाभप्रद है क्योंकि यह सोचने का समय देता है, यह संवेदन भागीदारी में एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, या यह उचित मार्गदर्शन करता है, या यह समझने की गुंजाइश प्रदान करता है। अब देखो ये पूछा गया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजियस ओवर मैनी अदर मेथड, क्यों, दूसरे मेथड से क्यों एडवांटेज है ये। तो ये क्या है, यह संवेदनीय भागीदारी एक विशेष श्रृंखला प्रदान करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, निम्न में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र से बाहर रखा गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से बाहर रखा गया, कंप्यूटर दृष्टि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये, यंत्र अधिगम मशीन, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनी रही है मशीन, डीप लर्निंग ध्यान लगाकर पढ़ना, या मूल पाठ। अब मूल पाठ की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल कहाँ से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भारत सरकार की स्कूल में आईसीटी योजना छात्रों को कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के लिए किस वर्ष शुरू की गई, तो याद रखेंगे 2004 में याद रखी गई थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के लिए इंटरनेट का क्या उपयोग है, तो क्या है, मूल्यांकन करने के लिए करता है, पब्लिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, लर्न एंड प्ले के लिए भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ दिस सभी आंसर सही हो जाएगा। एक छात्र अपने शिक्षक का स्वागत गुड मॉर्निंग कहकर करता है, तो यह संचार का चैनल है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, क्या वो इफेक्ट है, क्या सोर्स है, वो इसकी स्पीच है ना, वो स्पीच करके उसको जो कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की दृष्टि विशेषता अस्तित्व की प्रकृति है, किसकी है, यानी कि द टाइपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासेस की बात हो रही है लेक्चर में, तो ये फैक्चुअल यानी कि वास्तविक होने चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुशिक्षण का सुझाव और पुण्य सुझाव की अवधि क्या थी, तो पहले सुझाव की अवधि सबसे पहले की बात हो रही है तो 12 मिनट थी, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी भूमिका होनी चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, गाइड भी करने वाला होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। भारत ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो की सेवा आरंभ हुई थी, कब हुई थी, याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। भौतिक दृष्टिकोण कहा जाता है, देखो फिजिकल अप्रोच, या राजा वाले में भी देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे रिलेटिव टेक्नोलॉजी। फिर पूछा ब्लूम के अनुसार इनमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, ब्लूम के अनुसार पूछा गया, तो ब्लूम ने अब कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ये 3 दी थी, तो देखो ये तो है नहीं ना, ये है नहीं, तो अफेक्टिव आ गया, नहीं आ गया ना, तो साइकोमोटर आया ना कॉग्निटिव आया, तो अफेक्टिव आ गया, डी ऑप्शन सही है। ब्लूम ने 3 लेवल दिए हैं। ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे जो ऑब्जेक्टिव है ना उस पर आधारित है। फिर पूछा गया समस्या को हल करने के लिए बच्चे द्वारा अपने पिछले ज्ञान का उपयोग करके सीखी गई सामग्री को नई स्थिति में प्रयोग करना, तो वो अप्लाई कर रहा है, नहीं नई स्थिति में अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई का मतलब एप्लीकेशन, सीधा एप्लीकेशन आंसर हो जाएगा। देखो इंग्लिश में याद कर लेंगे तो एप्लीकेशन सेम उसने ट्रांसलेट कर दिया, इसका कोई बताया नहीं समझ, ठीक है, जो भी रहा इसका। ब्लूम वर्गीकरण के 3 क्षेत्र है, तो बताया था एक कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है, तो देख लीजिए कौन सा है, तो यानी कि पहला ये कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। फिर पूछा गया ज्ञान समझ अनुप्रयोग विश्लेषण ये सब किसका है, ये सब होता है संज्ञानात्मक डोमेन का, तो क्या हो जाएगा इसका जो है आप याद रखेंगे, इसके 6 होते हैं, कंप्रेशन होता है, एप्लीकेशन आ गया नहीं आ गया, एनालिसिस, सिंथेटिक, मेमोरी, नॉलेज, ये सब इसी का कितना कॉग्निटिव का होता है ये। फिर उसके बाद पूछा ब्लूम के वर्गीकरण में निर्देशित शिक्षण का कौन सा स्तर उच्च स्तर के संज्ञानात्मक क्षमताओं को उपयोग किया जाता है, सबसे उच्च स्तर का, तो सबसे पहला मेमोरी है लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर तीसरे नंबर पर रिफ्लेक्टिव होता है, तो जो लास्ट में है तीसरा वाला वही सबसे इफेक्टिव रहेगा। प्रश्न आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या गोल नहीं, उद्देश्य पर आधारित है, ये ब्लूम के कौन से उससे है रिलेटेड, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये जो है आपका मूल्यांकन इवोल्यूशन से है, आपको मूल्यांकन तो करना है, आप सिद्ध कर रहे हैं तो उसको। कार्य विश्लेषण क्या है, यानी कि टास्क एनालिसिस आपके सिलेबस में। सामग्री
तय करे कि क्या पढ़ना है क्या, ये नहीं होता है। ये जटिल कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, तो बी ऑप्शन बस सही हो जाएगा। कार्य विश्लेषण का एक घटक है, तो टास्क एनालाइज के कौन कौन से जो है आपको कंपोनेंट्स बताने, कौन कौन से होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, मानव स्वभाव नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से कौन सा सीखने के आकलन का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, तो देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये ठीक है। असिस्टेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो है समेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो यानी कि कौन सा नहीं है, तो गृह कार्य का मूल्यांकन ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है। फॉर्मेटिव के लिए ये वार्षिक परीक्षा होगा, समेटिव हो गया, छात्रवृत्ति परीक्षा हो गई, लास्ट में होती है, व्याख्यान अभिलेख हो गया, ये सब होता है। लेकिन ये जो गृह कार्य ये डेली का है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, कौन सा अच्छे परीक्षण की विशेषता, रिलेबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन कौशल ये अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा अनुदेशन के दौरान या उससे पहले किए मूल्यांकन क्या कहलाता, तो आगे ना दौरान, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग जब करते हैं तो फॉर्मेटिव असिस्टेंट, और लास्ट में जो किया जाता है वो समेटिव असिस्टेंट, तो फॉर्मेटिव असिस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असिस्टेंट। और ये जो है आपका समेटिव जो है लास्ट में परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, ईयरली परीक्षा है, एक साथ हम करते हैं लास्ट में, और ये हम ड्यूरिंग करते रहते हैं। फिर बचा प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो ये आपको बताना। तो प्रोग्राम लर्निंग स्किनर ने दिया, और स्किनर ऑपरेशन कंडीशन से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन कंडीशन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद परिणामों को मापन में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मेजरमेंट एज रिजल्ट आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो रिजल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट से रिलेट से आपको रिलेट करना है, तो मापने के परिणाम यानी कि रिजल्ट की बात होगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह तकनीकी जिसमें प्रशिक्षकों को प्रबंध तकनीक का फिल्में दिखाई जाती हैं, तो टेक्निकल यूजर ट्रेनिंग एज अ शो फिल्म मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वो क्या है, वो बिहेवियरल है, बिहेवियर मॉडल है, ठीक है। फिर है फिर जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोग्राम, तो इनके जो है टेक्नोलॉजी के आप इंग्लिश टर्म ही याद करें, क्योंकि देखो हिंदी ट्रांसलेट ये अपने हिसाब से गूगल से करते हैं, कैसे करते हैं वो सही नहीं हो पाता, तो आप इनके टर्म्स इंग्लिश में ही याद रखें। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, सबसे याद रखेंगे BF स्किनर ने, ठीक है। अभी बात हो ही रही थी प्रोग्राम लर्निंग की। इनमें से एक शिक्षक के लिए एक शिक्षक सामग्री है, क्या है, करिकुलम गाइड है, सप्लीमेंट्री रीडर मटेरियल है, या नोटबुक है, तो याद रखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर मटेरियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रोग्राम लर्निंग हु इज सेड टू प्रपोन इज एडेप्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम लर्निंग को एडेप्टिव प्रोग्राम किसने कहा है, क्राउड ने कहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रोग्राम लर्निंग इन अ ब्रांचिंग, तो देखो क्रेडिट और डेवलप द ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग इज गो टू, किसने क्रेडिट दिया है प्रोग्राम लर्निंग को, ये NA क्राउडर ने इसको दिया है डेवलप, ठीक है। तो याद रखिए इनमें से कौन अच्छे शिक्षक छात्र संबंधों की विशेषता है, शारीरिक दंड देना बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षक द्वारा प्रभुत्व के उचित स्तर का प्रयोग करना यानी कि यूजिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डोमिनेंस बाय द टीचर नहीं, सजा के तौर पर पिटाई नहीं, शिक्षक द्वारा कक्षा में न्यूनतम स्तर पर गर्मजोशी और स्वीकार के उपयोग करना, ठीक है। इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको, यूजिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ वार्मथ, मतलब माहौल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, सबसे कम रखना है, मतलब इतना भी अपना जोश नहीं दिखाना कि बच्चे डरे रहें, ठीक है। एक्सेप्टेंस द क्लेम ऑफ द टीचर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर पूछा गया है विद्यालय में न प्रवेशित छात्र को उन्मूलन करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्लास में नए स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्हें नियमों पर जोर देना चाहिए नहीं, स्कूल के अपेक्षाओं के बारे में बताना चाहिए नहीं, उसे स्कूल से परिचित कराने के लिए सहपाठियों सेवा को उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा सी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना होता है, ठीक है। फिर अगला पूछा है इरिक, इरिक विच स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट इन एजुकेशन यूनिट, जो इरिक से किसकी यूनिट है, तो NCERT की यूनिट है ये। मूक का मतलब क्या है, मूक का मैंने बताया था मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की थी, ये तो बार बार पूछा ही जाता है अलग अलग जगहों पर, तो NEP 1986 पर पूछी गई थी। इनमें से किसने प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलेबल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इतने रिलेबल होंगे, जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना गया है? छात्रों में उनके प्रदर्शन को लेकर आवश्यक तनाव और चिंता पैदा करना है। यानी कंटिन्यूस आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अब छात्र देख रहा है मैं कंटिन्यूस नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसको जो है तनाव हो जाएगा ना, चिंतन हो जाएगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। हाँ, तो यानी कि अभी वही असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव की बात करता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट का क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानते चाहते हैं, वो क्या सीख रहे हैं, क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया, क्या अचीव किया, दोनों जानना चाह रहे हैं। क्या प्रोग्रेस है, ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, और क्या अचीव करा है उन्होंने, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट की बात कर दी। तो ए ऑप्शन सही होता है। अब ये देखिए, ज्ञान संगठन के लिए उपयोग की जाने वाली ग्राफिक, अब देखो ग्राफिक आ गया, ग्राफ की बात कर रहा है, तो जब ग्राफ की बात कर रहा है तो मैप की बात की जाएगी। ठीक है, आयोजित मॉड्यूल का प्रकार नया शिक्षार्थी को दूसरे के सहयोग ग्राफिक बनाकर जानकारी व्यक्त करना, यानी कि मैप की बात कर ली तो देखा संकल्प मानचित्र हो जाएगा। फिर पूछा सीखने में इनमें से कौन सी सहायक सामग्री स्किनर और क्राउडर के सिद्धांतों पर आधारित है? तो कौन सी थी? तो याद रख दो, जो स्किनर ने लीनियर दी थी और क्राउडर ने जो है आपकी ब्रांचिंग दी थी, तो बी ऑप्शन दोनों सही हो गए। तो यहाँ पर हो गया लीनियर है ब्रांचिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन मटेरियल। इनमें से कौन सी योजना सबसे कम विद्यार्थी केंद्रित हो सकती है? यूनिट प्लान बनाइए आप, विद्यार्थी केंद्रित है। आप जो शिक्षण योजना लेसन प्लान बनाइए, वो भी होगा। एक्टिविटी प्लान कराइए, बच्चों के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी सीखे। लेकिन इंस्ट्रक्शन प्लान बना दिया आप, इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये गलत हो जाएगा, कम हो जाएगी, यानी कि गलत का मतलब कम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सा दृश्य सहायता का उदाहरण नहीं है? यानी कि पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड्स, विजुअल एड मतलब दिखाई देने वाला। ठीक है, विजुअल कौन होता है? देखने, देखे देखे, तो देखने वाला नहीं पूछा गया है। तो एक वास्तविक वस्तु हमें दिखती हैं, मॉडल्स भी हम देख पाते हैं, पिक्चर भी हम देख पाते हैं, रेडियो रेडियो देखता नहीं है, सुनते हैं। ये श्रवण कौशल की बात करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक सीखने के उपक्रम का उदाहरण है? तो ये पूछा गया विच ऑफ द एग्जाम्पल हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लेवल, हायर लेवल की। तो हायर लेवल कब होगी? जब आपके पास जो चीज़ है नहीं है उसके बारे में भी आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं है यानी कि अमूर्त चिंतन आप कर पा रहे हैं। तो जब आप अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, उस पर किसी चीज़ पे अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर सही बात है। तो यहाँ पर देखिए अमूर्त चिंतन यहाँ पर बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया कक्षा में एक अच्छी बातचीत से विकास में मदद मिलनी चाहिए। एक अच्छी बातचीत से क्या मिलेगी, क्या मिलेगा? क्या स्थूल आलोचना मिलेगी, या शब्द जालच मिलेगी, या सारांश वाक्य मिलेगा, या फिर तो याद रखेंगे समरी सेंटेंस मिलेगा आपको। मॉडर्न मीडिया एजुकेशन के पिता किसे कहा जाता है? याद है एडर डेल है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। डब्ल्यू मीन्स, ये तो बहुत आसान है, वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किस माह में आया था? तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर में आया था ये। वेब बेस्ड लर्निंग की मुख्य अवगुण क्या है? क्या है? कठिन है, महंगी है, नहीं हो सकता, निर्देशन में कमी है, विद्यार्थियों के साथ कम इंटरेक्शन है। इसमें जो है विद्यार्थियों के साथ कम इंटरेक्शन होता है। तो देखिए, अगर आप एम एड 4 सेमेस्टर में और भी कोई पेपर है तो आपकी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा जो आपने भी वीडियो नहीं देखी है। आप तो तैयारी करते रहिए आराम से, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक आ रहे हैं, कोई अलग नहीं आ रहा। वेबसाइट एक संग्रह है, वेबसाइट किसका संग्रह है? तो ये क्वेश्चन आपका राजा वाले में पूछा गया था, HTML का है ये। शिक्षा में टेक्नोलॉजी है, तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो किसकी बात करता है? तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है उसको। फिर पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द एप्टीट्यूड कौशल से संबंधित है? एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड से बनता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, एप्टीट्यूड में हम पोटेंशियल देखा जाती है, तो संभावना देखी जाती है, यानी कि पोटेंशियल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला डिस्ट्रिक्ट वाइड ई लिटरेसी प्रोजेक्ट भारत में, इंडिया में कौन सा है? तो याद रखेंगे अक्षय। ठीक है, अक्षय। फिर पूछा इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का अवयव नहीं है? तो देख सकते सेंडर भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, डेटा, लेकिन स्पीकर, स्पीकर कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ी है, स्पीकर तो आवाज के लिए है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दिएगा,
और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। जो भी आपको डाउट है या आप हमको कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।